सोचिए एक ऐसा देश हम्म जहां का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो कागज पर पूरे देश की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, हम्म मतलब जिसके सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, हम्म और जिसके नाम पर देश का हर बड़ा ऑर्डर निकाला जाता है, वो असल में अपनी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। बिल्कुल। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। राइट। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के सारे बड़े फैसले लेता है, हम्म नीतियां बनाता है, लेकिन उसकी सत्ता हर दिन हर घंटे एक अदृश्य धागे से लटकी होती है। एक ऐसा धागा जो अगर टूट जाए तो पूरी की पूरी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। हाँ, ये किसी सस्पेंस थ्रिलर की कहानी जैसी लगती है। एग्जैक्टली। लेकिन असल में ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हकीकत है। तो इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है भारतीय संविधान का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिससे हम वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा के जो तथ्य हैं वो हमने द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नोट से लिए हैं। राइट। हमारा उद्देश्य आज ये समझना है कि आज़ादी के बाद भारत ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की जगह इस ब्रिटिश स्टाइल के मॉडल को क्यों चुना। हम गहराई से जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और इसके फायदे नुकसान क्या हैं। और एक जागरूक नागरिक के लिए इन बारीकियों को समझना क्यों जरूरी है, ये भी देखेंगे। हाँ, और आज की इस चर्चा में कई आहा मोमेंट्स होने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हमारी सरकार का पूरा ढांचा शक्तियों के सेपरेशन यानी अलगाव पर नहीं बल्कि फ्यूजन यानी विलय पर आधारित है। और ये भी कि कैसे एक छोटा सा नियम पूरी सरकार को तानाशाही में बदलने से रोक लेता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बना रही थी तो उनके पास एक बिल्कुल कोरा कागज था, एक ब्लैंक कैनवस। राइट। दुनिया भर के मॉडल उनके सामने थे। बिल्कुल, वो चाहते तो सीधे सीधे अमेरिकन सिस्टम को अपना सकते थे। राइट, जो कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स पर काम करता है। इसे समझने के लिए मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी का उदाहरण देती हूँ। सोचिए एक कंपनी है जहां सीईओ का काम सिर्फ कंपनी चलाना है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम सिर्फ नियम बनाना और दूर से निगरानी करना है। मतलब दोनों के काम बिल्कुल अलग। हाँ, सीईओ बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठता और बोर्ड के लोग रोजमर्रा के काम में दखल नहीं देते। अमेरिका में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो सीईओ है और कांग्रेस जो बोर्ड है वो बिल्कुल अलग है। राइट। प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट बाहर से चुनता है और वे लोग विधायिका या लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते। एग्जैक्टली। लेकिन द केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स बताते हैं कि भारत ने इस स्ट्रिक्ट सेपरेशन को नकार दिया और ब्रिटिश स्टाइल का पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना। इसके दो बहुत बड़े कारण थे। पहला तो था हिस्टोरिकल फेमिलियरिटी, मतलब इतिहास का अनुभव। हाँ, अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए जो कानून बनाए थे, खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसने भारतीयों को आंशिक रूप से इस संसदीय प्रणाली का अनुभव दे दिया था। अच्छा, तो आज़ादी के बाद एक बिल्कुल नई व्यवस्था आजमाने से बेहतर लगा कि उसी ढांचे को अपनाया जाए जिसके बेसिक्स से हमारे नेता थोड़े वाकिफ थे। बिल्कुल सही। लेकिन जो दूसरा कारण था वो इससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। वो था अकाउंटेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी का डिबेट। जवाबदेही और स्थिरता के बीच की बहस। हाँ, देखो, अमेरिका का मॉडल बहुत स्टेबल है। वहां एक बार प्रेसिडेंट चुन लिया गया तो 4 साल तक उसे हटाना लगभग नामुमकिन है, चाहे उसकी नीतियां कितनी भी अलोकप्रिय क्यों न हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मानना था कि भारत जैसे विशाल देश में हमें एक ऐसे एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका की जरूरत है जो लेजिस्लेचर के प्रति लगातार हर दिन जवाब दे रहे। मतलब एक ऐसा सीईओ जो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हो और उसे हर दिन साबित करना पड़े कि बोर्ड उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल। और इसी सोच ने जन्म दिया फ्यूजन ऑफ पावर्स को। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग खानों में नहीं बैठे हैं, वो एक दूसरे में रचे बसे हैं, लेकिन कागज पर ये फ्यूजन बहुत आदर्श लगता है। मैं सोच रही थी कि जब ताकत इस तरह आपस में मिली हुई हो तो तय कैसे होता है कि असली बॉस कौन है। यहीं पर द केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स हमें संविधान के कुछ सबसे अहम आर्टिकल्स की तरफ ले जाते हैं। आर्टिकल 74, 75, 163 और 164। भारतीय राजनीति को डिकोड करने की पहली सीढ़ी। हाँ, इन अनुच्छेदों में डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट है। राइट, मतलब सत्ता के दो प्रमुख, एक है राष्ट्रपति जो नॉमिनल या टिट्युलर एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिन्हें कानूनी भाषा में
डी ज्योर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। बिल्कुल, डी ज्योर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बाय लॉ या कागज पर। हाँ, राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन असली ताकत उनके पास नहीं है। और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री, जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, इन्हें डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, यानी असलियत में प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। तो यह संतुलन काम कैसे करता है, कागज की ताकत और असली ताकत के बीच? आर्टिकल 74 इसे बिल्कुल साफ कर देता है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, मतलब कोई भी फैसला हो, सिग्नेचर राष्ट्रपति के होंगे, लेकिन वो फैसला लिया प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने होगा। हाँ, बिल्कुल। और यही सेम ढांचा राज्यों में भी लागू होता है, आर्टिकल्स 163 और 164 के तहत। वहाँ राज्यपाल डी जूर हैं और मुख्यमंत्री डी फैक्टो। समझ गई। लेकिन ये जो असली बॉस हैं, यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये सत्ता में आते कैसे हैं? यहाँ काम आता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। मेजॉरिटी पार्टी रूल का सिद्धांत। राइट, क्योंकि संसदीय प्रणाली में जनता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करती। एग्जैक्टली। जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। फिर जिस राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत मिलता है, वे अपना एक नेता चुनते हैं और राष्ट्रपति उसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 भूमिकाएं निभाते हैं: काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नेता, संसद के नेता और सत्ताधारी बहुमत दल के नेता। बिल्कुल। कागज पर यह ढांचा सुलझा हुआ लगता है, लेकिन अगर विधायिका और कार्यपालिका का यह फ्यूजन इतना गहरा है, तो मंत्रियों को कैसे चुना जाता है? क्या कोई बाहरी व्यक्ति आकर मंत्री बन सकता है? हाँ, इसके बहुत ही सख्त और दिलचस्प नियम हैं जो नोट्स में बताए गए हैं। सबसे पहला है डबल मेंबरशिप, यानी दोहरी सदस्यता। मतलब अगर किसी को मंत्री बनना है तो उसका विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। हाँ, लेकिन संविधान ने यहाँ एक प्रैक्टिकल छूट दी है। अगर कोई व्यक्ति बिना संसद सदस्य हुए मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना ही होगा, वरना उसकी कुर्सी चली जाएगी। राइट। लेकिन इस 6 महीने की छूट का आखिर कारण क्या है? इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए देश में अचानक कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ जाए और सरकार को लगता है कि देश के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्री को वित्त मंत्री बनाना चाहिए, लेकिन वो कोई राजनेता नहीं है, उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसी स्थिति में ये 6 महीने का नियम सरकार को आजादी देता है कि वो उस एक्सपर्ट को तुरंत कैबिनेट में शामिल कर ले। लेकिन क्योंकि हमारा ढांचा लोकतंत्र पर टिका है, इसलिए उस एक्सपर्ट को 6 महीने के अंदर जनता के बीच जाकर चुनाव जीतना होगा, अपनी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी साबित करनी होगी। बिल्कुल, ये नियम विशेषज्ञता और लोकतंत्र के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल का काम करता है। सच में। और मंत्री बनने के बाद एक और नियम लागू होता है, सीक्रेसी, यानी गोपनीयता का नियम। हाँ, पद ग्रहण करते समय हर मंत्री को गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। मतलब कैबिनेट की मीटिंग्स में क्या बहस हुई, किन नीतियों पर असहमति थी, ये सब लीक नहीं किया जा सकता जब तक कोई फैसला आधिकारिक तौर पर घोषित ना हो जाए। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये इस पूरे संसदीय सिस्टम को जिंदा रखने की एक अहम शर्त है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी ताकत है जो मुझे थोड़ी विरोधाभासी या पैराडॉक्सिकल लगती है। कौन सी ताकत? डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले सदन को भंग करने की ताकत। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग कर सकते हैं। हाँ, ताकि नए चुनाव हो सके। अमेरिका में तो ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, वहां चुनाव तय समय पर ही होते हैं। राइट। अब यहाँ एक तार्किक सवाल खड़ा होता है, अगर कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री ही ये तय कर सकते हैं कि संसद को कब भंग करना है, तो क्या विधायिका सच में आजाद है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हम तो ये मानकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन यहाँ तो वही संसद का अस्तित्व खत्म कर सकते हैं। ये सत्ता का असंतुलन नहीं है? असल में यहीं पर संविधान के चेक्स एंड बैलेंसेस काम आते हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है और वो समय से पहले चुनाव में जाना चाहता है, तो राष्ट्रपति सदन भंग कर देते हैं। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो चुका है और अपनी सरकार गिरने के डर से वो सलाह देता है कि लोकसभा भंग कर दी जाए, ताकि विपक्ष सरकार न बना सके। एग्जैक्टली। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति एक अंपायर की भूमिका में आ जाते हैं। मतलब वो विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। बिल्कुल, ये बारीक संतुलन सिस्टम को किसी एक व्यक्ति की तानाशाही से बचाता है। ये बहुत ही दिलचस्प है।
और द केसरी नंदन एकेडमी के नोट्स बताते हैं कि इन सभी जटिल नियमों को बांध कर रखने वाला एक सुपर ग्लू भी है जिसे संसदीय प्रणाली का बेडरॉक प्रिंसिपल कहा जाता है। हाँ, आर्टिकल 75 के तहत इसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। राइट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका एक मशहूर मुहावरा है, स्विम एंड सिंक टुगेदर। ओहो, एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। राजनीति में इसका असर बहुत खौफनाक होता है। हाँ, इसे अगर हम स्कूल या कॉलेज के एक ग्रुप प्रोजेक्ट से जोड़ें, मान लीजिए 10 छात्रों का एक ग्रुप है और नियम है कि सबको एक ही ग्रेड मिलेगा। अगर प्रेजेंटेशन के दिन कोई एक छात्र बहुत बड़ी गलती कर देता है या सवालों का जवाब नहीं दे पाता, तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, पूरे ग्रुप को F ग्रेड मिलता है और सब फेल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही भारतीय संसद में होता है। अगर सरकार की कोई बड़ी नीति लोकसभा में फेल हो जाती है या विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लाता है और सरकार हार जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी एक विभाग का मंत्री इस्तीफा देगा। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना पड़ता है। पूरी सरकार गिर जाती है। और यही वो डर है जो उस गोपनीयता की शपथ को सार्थक बनाता है, जिसके बारे में हमने भी बात की। हाँ, कैबिनेट के अंदर मंत्री चाहे जितनी बहस कर लें, लेकिन संसद में उन्हें एक एकजुट टीम की तरह बर्ताव करना होता है। क्योंकि एक भी मंत्री की कमजोरी उजागर हुई तो पूरी नाव डूब सकती है। ये डर ही सरकार को हर पल अकाउंटेबल बनाए रखता है। इसी वजह से क्वेश्चन आवर के दौरान मंत्री विपक्षी सांसदों के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं, वो भाग नहीं सकते। तो अब तक के विश्लेषण से ये सवाल उठता है कि क्या ये मॉडल एकदम परफेक्ट है? क्या भारत ने अमेरिका का मॉडल ठुकराकर सही फैसला किया? अगर हम निष्पक्ष मूल्यांकन करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा है हार्मनी, विधायिका और कार्यपालिका के बीच का सामंजस्य। हाँ, चूंकि मंत्री उसी संसद से आते हैं, नीतियों को लागू करने में सहमति बनी रहती है। अमेरिका में अक्सर डेडलॉक्स हो जाते हैं जब प्रेसिडेंट एक पार्टी का हो और कांग्रेस में बहुमत दूसरी पार्टी का। लाइक उनका गवर्नमेंट शटडाउन, हाँ, जहां बजट पास नहीं होता और सैलरी रुक जाती है। भारत में इसकी गुंजाइश बहुत कम है। बिल्कुल, लेकिन इस सिस्टम की अपनी कमजोरियां भी हैं। नोट्स 2 गंभीर खतरों की तरफ इशारा करते हैं। पहला, इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और गठबंधन की सरकारें बनती हैं। हाँ, 1990s के दशक में हमने देखा कि सरकारें सिर्फ इसलिए गिर गईं क्योंकि एक छोटी सी गठबंधन पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना असंभव हो जाता होगा। बिल्कुल, लेकिन इसका दूसरा खतरा और भी चौंकाने वाला है। क्या? सोचिए, अगर जनता अस्थिरता से तंग आकर किसी एक पार्टी को लोकसभा में भारी बहुमत दे दे, लाइक 543 में से 350 या 400 सीटें, तो सरकार पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी, अविश्वास प्रस्ताव का कोई डर ही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। लेकिन यही एक भयंकर विरोधाभास या पैराडॉक्स जन्म लेता है। जिस जवाबदेही के लिए हमने ये सिस्टम डिजाइन किया था, वो कमजोर पड़ने लगती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। जब कार्यपालिका को पता होता है कि विधायिका में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो संसद में बहस कम हो जाती है, सवाल जवाब महज औपचारिकता बन जाते हैं। और राजनीति विज्ञान में इसे कैबिनेट डिक्टेटरशिप कहते हैं। कैबिनेट की तानाशाही, मतलब हम एक ऐसी प्रणाली चाहते हैं जो स्थिर हो, लेकिन बहुत ज्यादा स्थिरता उसी जवाबदेही को खत्म कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि भारत का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट महज कानून की किताब का कोई सूखा ढांचा नहीं है। ये फ्यूजन ऑफ पावर्स, जवाबदेही और स्विम एंड सिंक टुगेदर जैसे सिद्धांतों का एक जीता जागता प्रयोग है। राइट। सुनने वालों के लिए इसका असली अर्थ ये है कि जब भी न्यूज़ में नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो या क्वेश्चन आवर में बहस दिखे, तो उन्हें समझ आएगा कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये कोई राजनीतिक शोर नहीं है, बल्कि हमारा संविधान है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना जरूरी है, जो आधुनिक राजनीति की सच्चाई से जुड़ा है। हाँ, हमने बात की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहां विधायिका आजाद होकर सरकार से सवाल पूछती है। लेकिन आज के समय में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून और पार्टी विप का दबाव बहुत मजबूत हो गया है। विप का मतलब है कि हर सांसद को अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार ही वोट करना होता है। एग्जैक्टली। अगर वो अपनी अंतरात्मा या समझ से पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करे तो उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। राइट। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर सत्ताधारी सांसद सिर्फ कैबिनेट के आदेशों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से मजबूर है, तो क्या विधायिका सच में आजाद रह गई है? हाँ, क्या वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकती है? हाँ,
जब सांसद सिर्फ पार्टी विप की कठपुतली बन जाए, तो क्या ये फ्यूजन ऑफ पावर्स असल में सत्ता के भयंकर केंद्रीकरण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर का एक नया रूप नहीं बन गया है? जहां कैबिनेट ही विधायिका है और विधायिका ही कैबिनेट है। बिल्कुल। संविधान निर्माताओं ने जिस रोजाना जवाबदेही का सपना देखा था, क्या वो आज के इस सख्त पार्टी लाइन वाले दौर में महज एक भ्रम बनकर नहीं रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जो किताबों में नहीं बल्कि लोकतंत्र के असल भविष्य में छिपा है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। इस विस्तृत चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।